लाइक आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती कि ज़बरदस्ती उठ रहे हैं 4 बजे, बिकॉज दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी. तो आई वेंट विद माई पर्सनैलिटी, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है. मैं किसी से लाइक इंस्पायर हो सकती हूँ, बट मैं उसको ऐसा फॉलो नहीं कर सकती कि हाँ इन्हीं के जैसे उन्होंने किया ना, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे वो नहीं कर सकती. हर किसी का अपना हर किसी की स्ट्रैटेजी अपनी होनी चाहिए, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी एस्पिरेंट्स जर्नी कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, खुद अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एनालाइज करो, खुद अपने वीक पॉइंट्स एनालाइज करो, उस पर काम करो, कैसे उसको हम वीक से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा. तो रात में सोने से पहले वो एक वीडियो लेक्चर देखा और उसका क्विज दे दिया. क्विज ख़त्म, और पिछले जो हमने करे थे करंट अफेयर लाइक पास्ट 1-2 दिन के, उनको बस गो थ्रू कर लिया कि अच्छा हाँ ये पढ़ा था, मतलब ऊपर से एक नज़र मार ली, बस खत्म. और फिर वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एन इनिशिएटिव बाय अकेडमी. आज हमारे साथ है मुस्कान सक्सेना, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ 2022 क्रैक किया है. लोग ट्राई करते हैं कि एसबीआई का एक एग्जाम निकल जाए, और इन्होंने दोनों एसबीआई के निकाले हैं. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. क्या फीलिंग थी जब आपको पता लगा कि एसबीआई क्लर्क और पीओ दोनों निकल चुके हैं? ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एसबीआई के लिए ही बनी हूँ शायद, बिकॉज बाकी एग्जाम्स एंड तक आके नहीं क्लियर हुए, बट ये दोनों ही एक बार में क्लियर हो गए थे. तो एज लाइक एसबीआई वांट्स मी और आई वांट एसबीआई. इट्स लाइक ड्रीम्स कम ट्रू. सबसे पहले बात करते हैं आपके एजुकेशन की. आप कहाँ से आपने एजुकेशन ली और आप कहाँ से हो, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए. सो बेसिकली आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी ओनली, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, एंड मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब वहीं से हुआ है. आई एम ग्रेजुएट इन बीएससी मैथ्स. सो मेरे सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट हैं बैंकिंग से. इट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बट हाँ कहीं ना कहीं वो एनालिटिक अप्रोच जो बन जाती है मैथ्स और फिजिक्स यूज़ करते करते, तो उसने हेल्प किया. सबसे पहले आप बताइए कि आपकी बेसिक प्रिपरेशन कैसी रही? आपने सोचा कैसे, जैसे यू टोल्ड में कि बीएससी किया आपने, तो बीएससी से बैंकिंग में जाने का ये डिसीजन क्या सोच के लिया और क्या फेज था वो? एक्चुअली व्हेन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो उसके बाद ऑब्वियसली बहुत हसल रहता है कि इधर जाना है, उधर जाना है, करना क्या है, फ्यूचर किधर बनाना है. और ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल आपको इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है इन योर लाइफ. दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़ कि यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ बीइंग अ गर्ल. सो मुझे ऐसा करियर चूज़ करना था जहाँ मैं अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकूँ, प्लस एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ूँ, लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बिकम इन लाइफ. तो मैंने सारे एनालाइज किया कि अच्छा ये सेक्टर है, ये सेक्टर, इधर जा सकते हैं इधर, और उसमें मेरा मैथमेटिक्स फिजिक्स कैसे हेल्प करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड टू यूटिलाइज दोज 3 years ऑफ ग्रेजुएशन की, कहीं तो यूज़ हो जो मैंने पढ़ा. तो फिर बैंकिंग की तरफ देखा कि अच्छा इसके नोटिफिकेशन आती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, ऐसा पैटर्न होता है. देन उसके सब्जेक्ट्स देखे, अच्छा मैथ्स है तो इट्स गुड, आई एम गुड इन मैथ्स तो मैं कर सकती हूँ. इंग्लिश ऑल्सो आई वॉज गुड, बट वो ग्रामर वाला सीन थोड़ा वीक था उस समय, बट आई वॉज लाइक कि हाँ हो सकता है, पॉसिबल है इंग्लिश. देन रीजनिंग थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट हो गया, बट वो फिजिक्स वाली अप्रोच कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है एंड थोड़ा टेक्निकल सोचना है, तो शायद उसकी वजह से हो जाए. तो पहला तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ में गई. Correct. कि हो सकता है इसमें फ्यूचर हो सकता है ना भी हो. तो बस ऐसे ही एग्ज़ाम्स दिए और फिर लगा कि हाँ आई एम वेरी नियर टू क्रैकिंग इट. मेरा पहला एग्ज़ाम 0.5 से मिस हुआ था, पहला प्री RRB क्लर्क 2021, तो 0.5 से मिस हुआ. तो आई वाज लाइक शायद हो सकता है. फिर मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक मेरे पापा मम्मी, मेरे बड़े भाई, तो उन्होंने भी इनकरेज किया कि अगर इतना रिजल्ट इतने कम टाइम स्पैन में, राइट, मतलब 3-4 महीने 3 to 4 months ही मैंने प्रिपरेशन किया था उसका, और वो 0.5 से ही मिस हुआ. तो मेरे भाई ने भी बोला कि आई थिंक यू कैन डू इट, यू हैव अ चांस, राइट, एंड अगर तेरे पास ऐसी क्वालिटीज़ है तो जस्ट गो फॉर इट. क्या पता उसमें you can do a lot much things and you can improve yourself. ऐसा तो बस उसी के साथ गए और फिर यहाँ तक आ गए.
काफ़ी अच्छा लगा। और हम बात करें प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की? हम चलते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश आपने जैसे कहा कि ग्रामर में आपका थोड़ा सा इशू था, राइट। तो कैसे प्रिपरेशन आपने की और किसकी हेल्प ली आपने? थोड़ा आप इसके बारे में ब्रीफ बताइए। पहले मैंने YouTube की हेल्प ली, बिकॉज YouTube पे देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप टीचर्स को देख सकते हो, उनकी स्ट्रैटेजी समझ सकते हो, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनका स्टाइल क्या है, कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा तो पहले तो टीचर्स को एनालाइज किया कि ओके मेरा किसके साथ ट्यूनिंग हो रहा है, लाइक मैं किसके साथ समझ पा रही हूँ, या कौन सा ऐसा टीचर है जिनके कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ आ रहे हैं। करेक्ट। तो वो सब चीज़ें समझी। तो निमिषा बंसल मैम अनअकैडमी की ही एजुकेटर है मैम, तो उनके कॉन्सेप्ट्स मुझे काफ़ी लाइक ईजी टू अंडरस्टैंड, प्लस ऐसा जो हमेशा याद रहे। जैसे कोई एग्जांपल, कोई ऐसा तरीका उनका? फॉर एग्जांपल उन्होंने ग्रामर को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प कर दिया, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। सो जस्ट गो विद दैट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एंड यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ, वेरी इजी। और उसके बाद अभी आई एम नॉट इवन लाइक आई एम लिविंग इन मुंबई, बिकॉज मेरी पोस्टिंग वहाँ है, एंड जो मेरे कस्टमर्स आते हैं दे आर मोस्टली टॉकिंग इन इंग्लिश। सो आई एम नॉट unconscious about like I need to use had here, I need to use was here, so I'm not conscious about this because she made it very easy. तो मैंने निमिषा बंसल नाम से स्टार्ट किया, और फिर जब मुझे उनका पढ़ाना अच्छा लगा तो पता चला कि वो परफेक्शन बैच लेती हैं अनअकैडमी पे, तो उस पर एनरोल किया। देन के अचीवर सीरीज़ एंड जितने भी बैचेस होते हैं, प्लस एडिटोरियल मॉर्निंग में वो लेती हैं, सब में एनरोल करते गए और वो इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग बन गया पता ही नहीं चला। एग्जाम हो ना हो बट आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एग्जैक्टली। दैट्स गुड। ये तो इंग्लिश की बात होगी। अब हम रीजनिंग पे आते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपने क्या तैयारी की थी? रीजनिंग के लिए फॉर द प्रीलिम्स अभी? फॉर द प्रीलिम्स, राइट। तो प्रीलिम्स का जब मैंने सिलेबस देखा था, मोस्टली कॉन्सेप्ट्स मुझे इजी लगे थे। ओके। लाइक सिलॉग थोड़ा सा टेक्निकल है बट इजी है, हो सकता है। और कोडिंग वाला पार्ट, जितने भी मिसलीनियस वाले पार्ट हैं, लाइक एक न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिक्स आता है, कुछ पैटर्न कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने हैं, ऐसा कुछ पैटर्न। तो मिसलीनियस वाला बहुत इजी था। बस जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स प्री में लगते हैं वो है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड ब्लड रिलेशन। ये वाले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि उसको हमें 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, देन क्वेश्चंस टिक मार्क करने हैं बहुत जल्दी, प्लस एक पजल पे 5 क्वेश्चंस। सो इट्स अ वेरी लाइक अगर बन गई तो निकल गए बस, बल्ले बल्ले ऐसा। तो वो थोड़ा ट्रिकी था। तो मैंने पहले एनालाइज किया कि पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन जो मेरे थोड़े वीक टॉपिक्स हैं, इनको कहाँ से पढ़ सकते हैं। देन अगेन आई टुक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। तो पता चला वहाँ पे कौन कौन से टीचर्स हैं, किससे अप्रोच मैच हो रही है। रीजनिंग में मेरे टीचर्स हमेशा चेंज होते रहे, बिकॉज मैं थोड़ा लेट तक पहुँची उन टीचर पे जिन पे लाइक मुझे लग रहा था कि हाँ ये इनका समझ आ रहा है, ये अच्छे हैं। तो वो चेंज होते रहे, काफ़ी टाइम लग गया, और उसकी वजह से मेरे प्री भी मिस हुए क्योंकि मेरी पजल फास्ट नहीं बन रही थी। फिर फाइनली आई थिंक 2022 के जुलाई या अगस्त में मैंने स्विच किया टू अंकुश लांबा सर। उनको भी मैंने अनअकैडमी पे ही ढूंढा था कि वो अच्छा वहाँ पढ़ाते हैं। तो उनके पजल्स जैसे बनाने का तरीका है, उससे वो फास्ट हो गई स्पीड। लाइक समझ पहले भी आ रही थी पजल, ब्लड रिलेशन पता है पहले भी, मदर फादर लाइक सबको पता है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल, आंट, बट वो जो वर्ड प्ले खेलते हैं राइट, और उसको जल्दी करना कि वो निकल जाए, और प्लस 5 क्वेश्चंस टिक कर लो आप विद इन दैट टाइम स्पैन। तो वो अंकुश सर की वजह से हुआ। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में आपका क्या अप्रोच रही, कैसे लाइक, क्योंकि क्वांट वन ऑफ द टफेस्ट सब मानते हैं। आई डोंट नो अबाउट यू कि आपको कौन सबसे टफ लगा या नहीं, बट आपकी अप्रोच कैसी थी उसमें? नहीं, मुझे कौन टफ नहीं लगता था, मुझे जीए टफ लगता था, क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है। फिर वो मेंस का अलग है, हम उस पर भी आएंगे, बट अभी हम प्री की बात करते हैं। क्वांट की प्री में क्वांट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस वो अरिथमेटिक वाला पार्ट वो डिफिकल्ट है, क्योंकि डीआई सॉल्व हो जाती है, बन जाएगी आपसे 2-2.5 मिनट में, आप 5 क्वेश्चन लगा दोगे, डीआई हो गई। और आपका जो नॉर्मल आते हैं ना वो वर्ड प्रॉब्लम्स एंड पूरा वो एक पैसेज आता है, उसमें से एक डीआई बनानी होती है, वो भी बन जाएगी। बट जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है उसमें एक ही क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं, और 2 मिनट में सिर्फ आप एक क्वेश्चन मार्क कर पा रहे हो, तो वो ट्रिकीएस्ट पार्ट है। और लोग यही गलती करते हैं कि वो अरिथमेटिक छोड़ देते हैं
कि ये सोच के कि प्री में इजी ही आएगा। तो प्री के हिसाब से अरिथमेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने उसके लिए ये किया था कि सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करो, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। भले ही ये प्री है बट मैं मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी तक जाऊंगी, जो कि लोग नॉर्मली ट्राई करते हैं कि नहीं, अवॉइड कर देते हैं कि नहीं होगा। तो आई विल लाइक कि नहीं, आई विल ट्राई। भले ही मैं प्री में अटेम्प्ट ना कर पाऊँ, टाइम कम हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया मुझे, मैंने मेंसुरेशन अटेम्प्ट नहीं करा, मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया या वो कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं छोड़ दिए, बट स्टिल मैंने पढ़े उन्हें। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग यू डू इन कॉन्ट्स। और मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट इतना नहीं था, बट अगेन वही चीज़ है कि उसका सिलेबस लोग कंप्लीट ही नहीं करते हैं, ये सोच के कि कौन डिफ़िकल्ट है, और एक कह सकते हैं कि एक फोबिया टाइप का है लोगों के मतलब माइंड में, विच इज़ नॉट फॉर मी, विच वॉज नॉट। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास साइंस थी, जैसे आपने यूर साइंस बैकग्राउंड, अगर उसमें आपको कॉइंस में जैसे हेल्प मिली हो, लेकिन कुछ बच्चे जो आर्ट से हो या ऑफकोर्स कॉमर्स वाले, तो उनके लिए बैंकिंग का थोड़ा सा आई थिंक ईजी रह सकता है, बट अगर मैं आर्ट्स के बच्चों की बात करूँ तो उनके लिए कितना टफ रहा होगा कि क्वांट्स में से आपने कहा कि मैंने आपको पढ़ा हुआ है शायद आपने सब चीज़ें, तो आर्ट्स वालों के लिए कितना टफ रह सकता है, और वो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए, जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स नहीं लिए अपने स्कूलिंग में 12th में, तो उनके लिए कितना टफ रह सकता है ये? सी व्हाट आई बिलीव इज 8th तक सब मैथ्स पढ़ते हैं, उसके बाद वो स्ट्रीम्स चेंज होते हैं, 9, 10th, 11th, 12th, वो स्ट्रीम्स मतलब जनरली ये होता है कि 8th तक सबके पास मैथ्स होती है, और जो हमारे प्री में मैथ्स आती है वो 8th तक की ही मैथ्स है, वो 9 to 12th वाली मैथ्स नहीं है। इट्स नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, कुछ नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री, ये वाले कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आते ही नहीं है। वहाँ पे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, तो ये सब हम 8th तक पढ़ते हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो छूट गया, अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ, भूल गए, तो इट्स डूएबल। इट्स नॉट लाइक हाई लेवल वाला। नो, इट्स नॉट हाई लेवल। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। लाइक अगर आपको परसेंटेज पता है, फ्रैक्शन पता है, टेबल्स याद है, लोग टेबल्स छोड़ देते हैं, लाइक अप टू 20 याद नहीं करते, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, तो बेसिक चीज़ें से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स गोना बी वेरी इजी। अगर आप डायरेक्ट जाते हो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो नहीं होगा, वो टाइम लेगा। मॉक टेस्ट की बात करें हम, तो प्रीलिम्स के लिए आपने मॉक टेस्ट दिए, और मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? मॉक टेस्ट एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो लेटेस्ट पैटर्न से इंट्रोड्यूस कराता है आपको, साथ ही साथ वो जो टाइम क्लॉक चल रहा होता है आपके सामने, उससे इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लोग टाइमर के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो उनको मॉक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब तक आप वो फील ही नहीं करोगे कि यहाँ पे टाइमर चलेगा आगे चल के, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगी तो वहाँ पे टाइमर होगा, तो आप उससे फेमिलियर ही नहीं हो, आपको नहीं पता कि मैं एक क्वेश्चन कितने सेकंड्स में सॉल्व कर रही हूँ या कितने मिनट में सॉल्व कर रही हूँ, तो वो क्लॉक ख़त्म हो जाएगी और क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट प्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्री में ऐसा होता है कि 20 मिनट खत्म, देन नेक्स्ट सेक्शन, फिर 20 मिनट खत्म, फिर नेक्स्ट सेक्शन। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट SBI, उसमें 20 मिनट फॉर इंग्लिश, देन 20 मिनट अगेन फॉर क्वांट्स, देन 20 मिनट रीजनिंग। 1 घंटा कब खत्म होगा नहीं पता चलेगा। सो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? लाइक रेगुलर अगर मैं डेली के बेसिस पे करूँ तो आप कितने डेली टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट देते थे? डेली मैं जब लाइक अगर मैं बात करूँ, जैसे प्री अभी फॉर एग्जांपल नवंबर में आने वाला है, एंड करंटली अभी जो मंथ चल रहा है वो अप्रैल या मई के आसपास चल रहा है, तो मैं 2 या 3 दिन में एक बार दूंगी प्री का मॉक आराम से, क्योंकि मुझे अभी अपने जो टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब लेकिन अभी टाइम आ गया है जुलाई अगस्त के आसपास, तो मैं 3 दिन में 2 मॉक्स दूंगी। बट अगर अभी टाइम है अक्टूबर और नवंबर में मेरा प्री है, तो मैं एक ही दिन में 2 या 3 प्री दूंगी ऐसा। तो इट्स लाइक कितना फास्ट उसको आप बना सकते हो, बट लेकिन स्टार्टिंग में हमें जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, वो बिल्डअप करनी है, तो उसको भी टाइम देना है। बट जब जैसे जैसे वो प्री पास आता जा रहा है, ऑब्वियसली यू नीड स्पीड नाउ। एक्यूरेसी आपने बना ली पहले ही, अप्रोच बन गई, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो गया, बट अभी स्पीड कैसे लाओगे? तो स्पीड के लिए उस वॉच जो चल रही है, टाइम क्लॉक, उससे फैमिली, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी है। राइट। तो एक दिन में 3 भी जाते थे, कभी कभी 4, कभी कभी ऐसा लगता था कि ओके आई एम परफॉर्मिंग गुड, एक और लगाते हैं, तो किसी दिन 4 भी होते थे। बट इट्स डिपेंड्स कि अभी नेक्स्ट वीक ही है प्री, तो ऐसा होता था, बट जनरली नहीं। आपकी बातों से साफ साफ लग रहा है कि आपने टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर रखा था अपने खुद के लिए।
टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको शेड्यूल कैसा था? आप सुबह उठ के क्या करते थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? आपने कैसे अपना टाइम टेबल बना रखा था? मैं एक्चुअली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मैं 5-6 बजे उठ के ऐसा पढ़ने बैठ जाऊँ, ऐसे नहीं था। तो मैं आराम से उठती थी, लाइक 7-7:30 के आसपास उठे, थोड़ा टाइम दिया खुद को कि येस इट इज़ अ न्यू डे एंड स्टार्ट विद लाइक पॉजिटिविटी, ऐसा करके। फिर सबसे पहले उठ के सुबह एडिटोरियल्स पढ़ते थे कि आज क्या आया है, क्योंकि एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि रात में जाके मैं जीए करती थी जब, तो उसमें वो हेल्प करता था कि अच्छा हाँ सुबह मैंने पढ़ा था तो यही चल रहा है, लाइक G20 के बारे में पढ़ा था, नाउ वी आर द प्रेसिडेंट ऑफ, ऐसे करके तो वो रिकॉल हो जाता था। तो सुबह सुबह उठ के एडिटोरियल्स पढ़े, देन उसके बाद एडिटोरियल्स ख़त्म, न्यूज़पेपर ख़त्म, तो फ्रेशन अप एंड ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। उसके बाद अभी प्री के सब्जेक्ट्स, लाइक सबसे पहले मैं उठाती थी मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत होती है, तो आपका ब्रेन फ्रेश होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा आराम से मैथ्स की, और प्री के क्वेश्चंस जितने सॉल्व कर सकते हो करो। डोंट फियर फ्रॉम इट कि नहीं हो पाएगा तो क्या, अरे ट्राई तो करो एटलीस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि नहीं बनेगा, आंसर देख के उसको सॉल्व करना, देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करना, नेक्स्ट में बन जाएगा। तो ऐसे करके जितना ट्राई करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है वो पहली बारी में बन जाए। तो 1.5-2 घंटा फिर मैथ्स, देन इंग्लिश, फिर लंच अराउंड 2 के आसपास, 2 या 2:30 के आसपास मैं लंच। देन उसके बाद मैं ब्रेक लेती थी अराउंड ½ एन आवर का, कि इसमें अभी कोई पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं, फ़ोन भी नहीं चलाना है। ऐसा नहीं कि फ़ोन चला रहे हैं, तो फ़ोन भी नहीं चलाना है, बट लाइक आप घर पे रह रहे हो या अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जस्ट आप बाहर निकलो लाइब्रेरी से और देखो आपके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ा टाइम दो खुद को, अगर आप घर पे रह रहे हो थोड़ा टाइम दो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का कि अभी तक क्या किया। करेक्ट। लाइक अभी 1 महीना हो गया है, इतना पढ़ा तो कहाँ पहुँचे हैं, प्रोग्रेस क्या है। तो आधा घंटा खुद को दो, उसमें कुछ भी कर सकते हो आप, बस फ़ोन मत चलाना और पढ़ाई मत करना। ओके। फिर उसके बाद 4 बजे से रीजनिंग स्टार्ट हुई। देन उसके बाद एक्चुअली मैं ट्यूशन्स भी लेती थी उस टाइम पर, तो रीजनिंग के बाद हेल्पफुल रहेगा, वो बहुत हेल्पफुल था। तो रीजनिंग के बाद फिर मेरे स्टूडेंट्स आ जाते थे तो उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया, एंड देन 6:30 के आसपास ये सब चीज़ें जब हो गई तो एक प्री लगा लिया, एक प्री का मॉक। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री ओनली। हाँ, तो प्री का मॉक लगाया और बस डेली, मतलब इतना हो गया। उसके बाद अभी CA पे आ गए, करंट अफेयर्स, क्योंकि वो डेली आपको करने ही करने हैं। तो उसका एक वीडियो होता था लाइक 1 घंटा 1.5 घंटे का, वो देख लिया, वो ख़त्म। और जो पिछले दिन हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसको एक बार रीड कर लिया कि अच्छा हाँ ये पढ़ा था, लाइक दिस वाज दिस, ओके ठीक है, हाँ नज़र मार ली, हाँ बस। और फिर उसको बंद करके रख दिया एंड 11 बजे तक सो गए। ऐसा कुछ नहीं है कि 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, जस्ट टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड आराम से थोड़ा। तो मेरा ऐसे रहा था। अरे टाइम मैनेजमेंट पर अच्छा आपने बताया कि ये सब चीज़ें। आपने बोला फ़ोन की बात की, तो फ़ोन से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, राइट? ठीक है, तो आप सोशल मीडिया पे थे तब, या आप कितना सोशल मीडिया यूज़ करते थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? आप फ्रेंड से कितना मिलते थे या उनसे मिलना बंद कर दिया था? सोशल गैदरिंग कैसे, क्या क्या किया उस टाइम पे, क्या चल रहा था? एक्चुअली मैं यूज़ करती थी सोशल मीडिया, लाइक जब मैं कॉलेज में थी तो इंस्टाग्राम, फेसबुक सब अकाउंट था, बट बिकॉज ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने बंद कर दिया। फॉर लाइक 2 years मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं सब बंद कर दी थी। मैं कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। एक्सेप्शन वाज व्हाट्सएप, क्योंकि उस पर व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेजेस आते हैं, उसमें कोई वीडियोस कुछ नहीं होती, कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, किसी की पोस्ट नहीं आएगी आपके पास। तो व्हाट्सएप ऑन था, उसके अलावा सब बंद कर दिया था। और फ्रेंड्स मेरे फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे हैं, तो वो समझ गए थे कि हाँ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एंड लेट हर बी इन दैट जोन। एंड वीकेंड्स पे हम मिलते थे, आउटिंग भी की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गायब हो गए, तो आउटिंग भी करते थे, कैफेज में जाना, या बट एक लिमिट में, लाइक 2-3 घंटे गए, इंजॉय किया, फिर आ गए। बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ दिस एग्जाम इज़ अ प्रायोरिटी राइट नाउ, सो लेट हर बी इन दैट जोन। उनको कोई ऐसा इशू नहीं था, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया मुझे। ओके, अगर मैं पूछूँ कि टफ पार्ट या सबसे बेस्ट नहीं बोलूँगा अभी, टफ पार्ट क्या रहा आपकी प्रिपरेशन का, जब आपको लगा हो कि यार एक हर किसी का एक टाइम आता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपका कोई ऐसा टाइम रहा? अगर आया तो आपने कैसे ओवरकम किया उसको? उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, मतलब हमें 2022 में आना पड़ेगा,
क्योंकि Okay. 2021 में मेरा एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था, तो मुझे पता था कि हाँ मुझे बहुत वीक एरियाज़ हैं, उस पर काम करना है। तो वहाँ तक मैं काफ़ी मोटिवेटेड थी कि ठीक है मैं कर लूँगी, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा क्लियर, मतलब कुछ ना कुछ तो निकलेगा, एटलीस्ट आरआरबी ही क्लियर होगा, कुछ तो मिलेगा। बट 2022 में जैसे ही एग्ज़ाम का वो आता है ना सीज़न, सबसे पहले आरआरबीज आते हैं, तो मेरा आरआरबी क्लर्क प्री मिस हो गया, आरआरबी पीओ प्री मिस हो गया। मिस कैसे? मतलब वो अटेम्प्ट किया और पता नहीं क्यों, या तो मेरी एक्यूरेसी नहीं बनी या स्पीड कम रह गई, तो वो प्री ही क्लियर नहीं कर पाई मैं। और फिर वो सेल्फ डाउट आ गया कि यार 1 साल हमने पढ़ाई करी तो कहाँ गया, मतलब इतना टाइम खुद पे दिया तो वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा है, उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। देन फिर सोचा कि चलो ठीक है आरआरबी नहीं हुआ, कोई नहीं, आईबीपीएस है अभी, तो आईबीपीएस क्लर्क अगेन मिस। और प्री भी, ये सब प्री की बात है? या एग्जैक्टली, प्री तक मेरे क्लियर नहीं हुए थे। तो इन 3 मतलब बैक टू बैक फेलियर्स के बाद ऐसा लगा कि अब तो नहीं होगा, छोड़ दो अभी। तो इवन ऐसा मोमेंट भी आया था कि मैं ब्रेक डाउन हो गई थी बिल्कुल कि नहीं हो पाएगा, अभी क्या करना है, 1 साल दिया खुद को, कोई रिजल्ट नहीं है, तो अभी आगे भी कैसे बढ़ूँ। तो ठीक है कोई नहीं, होता है, तो खुद को टाइम दिया। 1 दिन लगा मुझे पूरा उस चीज़ को दोबारा से ना खुद को उठाने में कि हाँ अभी आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ, मतलब आई स्टिल हैव द चांस। तो उसके बाद जो तीनों एग्जाम थे ना, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, तीनों के प्री, तीनों के मेंस और आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू लगातार निकले थे वो। रहता है, मतलब कहते हैं कि हाँ अगर आपने खुद को संभाल लिया तो कुछ भी हो सकता है। वो फेज है, अगर उस फेज को आपने निकाल लिया तो फिर लाइक यू विल गेट सक्सेस। एग्जैक्टली, बस वो वहाँ पे खुद को एक उठाना होता है कि नहीं अभी स्टिल आई हैव द चांस। उस टाइम पे कि हाँ कर लूंगा। थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है बस, अगर जिसने वो हिम्मत कर ली वो आगे वाले एग्जाम निकाल देगा, अदरवाइज वो पूरा 1 साल फिर से जाता। एग्जैक्टली। अब हम मेंस पे आते हैं, लेकिन मेंस और प्रीलिम्स के बीच का जो टाइम था, आप सबसे पहले बताइए कि आपने मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ की, या मतलब कुछ लोगों ने मुझे, जैसे मैंने कई लोगों से बात की तो कई ने बताया कि हमने प्रीलिम्स की तैयारी अलग की फिर उसके बाद मेंस की, और कई ने बोला कि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ की। आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है? मेरे अकॉर्डिंग जब आप प्री की तैयारी स्टार्ट करते हो ना, आपने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़, अगर कॉन्ट्स की बात करें तो व्हाट इज़ मेंसुरेशन, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ एसआई सीआई, मतलब टाइम एंड वर्क, सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। उसके बाद यू कैन गो फॉर मेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई पर्टिकुलर टाइम आएगा कि अभी मेंस की तैयारी स्टार्ट करें, देयर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम, जस्ट गो फॉर इट। धीरे धीरे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये किया था कि मैंने पहला अपना सिलेबस कंप्लीट किया हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट्स का, सॉरी, लाइक फॉर रीजनिंग, फॉर कॉन्स एंड फॉर इंग्लिश, सारा सिलेबस ख़त्म किया प्री का। देन आई स्विच टू मेंस कि अभी मेंस की क्लासेस भी लेना स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ एरर डिटेक्शन बन रहा है मेरा अभी, तो अगर एरर डिटेक्शन मेरा प्री का बन रहा है तो मेंस का भी बनेगा। बस मेंस में क्या है कि वो पूरा सेंटेंस दे देता है, एक ही क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस, 5 सेंटेंस, उन 5 सेंटेंस में से ये बताओ कि सही कौन सा है। तो थोड़ा बस लेवल बढ़ जाएगा, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज सेम, एरर डिटेक्शन इज द सेम, आरसी इज द सेम, क्लोज टेस्ट सेम, बस वो एडवांस हो जाएगा थोड़ा। तो मैंने प्री का जैसे ही सिलेबस खत्म किया, आई स्विच टू मेंस। धीरे धीरे उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि 1-2 महीने कहीं नहीं जाएंगे उसको, उस कॉन्सेप्ट को समझने में, तो वो स्टार्ट किया साथ ही साथ। और जब इस पॉइंट पे पहुंच गई थी मैं कि मेंस का अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नाउ आई कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट ऑफ मेंस, तब जाके मेरा प्री और मेंस साथ में चलता था। जस्ट प्री और मेंस के जो बीच का गैप था, आपने उसमें लाइक थोड़ा अपने आपको टाइम दिया कि हाँ रिलैक्स करने का, या जस्ट यू स्टार्टेड कि हाँ अब सीधा मेंस की तैयारी करनी है? हाँ, जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अभी प्री का बन रहा है, प्री के जो मॉक टेस्ट हैं उसमें भी अगर मैं आरआरबी की बात करूँ तो 80 में से 60 भी अगर आपके आ रहे हैं, गो फॉर मेंस। अगर आपके एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई का थोड़ा टफ होता है, तो 100 में से अगर आपके 60, 65, 70 की रेंज में है, स्टार्ट अटेम्प्टिंग मेंस। मेंस की क्लासेस देखना एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट मत लगाओ क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत बड़ा होता है मेंस का, 3 घंटे, इट्स नॉट ईजी। तो मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, लेकिन उसकी क्लासेस, उसके कॉन्सेप्ट सीखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, वो स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही सेम चीज़ मैंने रीजनिंग में की, इंग्लिश में, कॉन्स में, कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब मेरे मॉक टेस्ट में थोड़े लाइक एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, अगर
IBPS की बात करें तो 100 में से 70 80 आ जाते थे, 85 भी आते थे। एंड देन अगर RRB की बात करें तो आउट ऑफ 80 60 तक पहुंच रहे हैं। तो आई शिफ्टेड टू मेंस कि अभी मेंस पे थोड़ा फोकस करना है। फिर बुक्स की बात करें तो आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे कि हाँ मुझे ये बुक्स से आपने प्रिपरेशन की, और या रिलेटेड टू सारी हम बुक्स की बात करें तो आपने बुक्स कौन कौन सी यूज़ की थी फॉर द प्रिपरेशन? ऑनेस्टली सेइंग मैंने एक भी बुक यूज़ नहीं करी थी। ओके। या बिकॉज मेरे हिसाब से मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे बुक्स बोरिंग लगती हैं। मुझे बुक्स जो फिक्शनल है, मोटिवेशनल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ओके। लेकिन जो स्टडी वाली बुक्स होती है वो मुझे बोर करती है। ओके। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी मैंने खुद बनाई कि ठीक है, अगर मुझे नहीं पढ़ना बुक से, वो बोरिंग लग रहा है या मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है तो नहीं पढ़ना है उससे। ठीक है। अगर मुझे ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर लग रही हैं, उससे अप्रोच बहुत फास्ट हो रही है मेरी, प्लस आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस ऑनलाइन क्लासेस में मिलते हैं। बुक्स क्योंकि हर बार एडिशन चेंज होगा, आपको खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप पूरा एक साल का सब्सक्रिप्शन जो भी आता है, 1 साल या 2 साल, जो आपको बेटर लगे वो ले लो, एंड उसमें अपग्रेडेड क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। तो वो मुझे बेटर ऑप्शन लगा अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन। बट आपको ये भी लगता है कि हाँ जैसे बुक्स में ठीक है वो आप पढ़ रहे हो, लेकिन कोई सामने से बोल रहा है, कुछ बात कर रहा है, यू कैन टॉक टू हिम ऑल्सो, या जैसे भी आप बात कर सकते हैं, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, कि ये डिफरेंस होता है पहले, जैसे क्योंकि शायद पहले इतना जब डिजिटल नहीं था तो लोग बुक से ही प्रिपरेशन करते थे। राइट, पहले। लेकिन अगर अब देखा जाए तो ये फ़र्क भी होता है क्या कि हाँ ऑनलाइन से हम बात करें, कुछ भी कोई भी डाउट होगा हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बुक्स में बस देख लिया तो बस देख लिया। वही मेरा भी ये था कि मतलब आप ऑनलाइन अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उनको शेयर करोगे ना प्रॉब्लम, तो वो कभी कभी रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। मेरे केसेस में 90% मुझे रिस्पॉन्सेज मिल जाते थे, तो मेरा वो डाउट उसी समय क्लियर हो जाता था। लेकिन बुक्स में क्या है कि मैं सर्च करती रहती थी कि ये हुआ तो हुआ कैसे, लाइक कौन सी ट्रिक यहाँ पे इसने अप्लाई करी राइटर ने या ऑथर ने, कि जो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो वो पूरे दिन चलता रहता था माइंड में कि हाँ ये डाउट था, कैसे सॉल्व हुआ था, अभी तक समझ नहीं आया, किससे पूछूं, या कोई मेरा अगर साथ में एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा है उसको मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूं, तो वो चीज़ वो रहती थी। लेकिन ऑनलाइन में मुझे ये बेस्ट चीज़ लगी कि आप एजुकेटर को लाइक स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हो कि क्या है, मतलब इसमें कैसा आपने किया। अप्रोच काफ़ी ईजी हो गई, काफ़ी ईजी थी, और प्लस आपका मतलब कॉन्सेप्ट्स ना बहुत जल्दी क्लियर हो रहे हैं, तो आप थोड़ा फास्ट मूव करोगे। लेकिन बुक्स में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्लो है। बट आपको लगता नहीं कहीं कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा इजी मिल रहा है तो आप 10 चीज़ें आप लाइक बुक्स में आपके रिसर्च ज़्यादा करते थे, यहाँ पे अच्छा मिल गया तो ठीक है, आप उस प्रॉब्लम के पीछे पढ़ोगे नहीं। लाइक यू कैन गेटिंग माई पॉइंट कि धीरे धीरे मतलब पहले तो आप जब तक नहीं मिलता था आप पागल हो जाते उस चीज़ के पीछे। अभी क्या, चलो ठीक है ये नहीं तो किसी और को पूछ लेंगे, और नहीं तो किसी और को देख लेंगे, कहीं ना कहीं वीडियो अवेलेबल होगी। राइट। बट ये कहीं ना कहीं आपको लगने लगा कि हाँ बहुत इजी अप्रोच हो रही है बच्चों के लिए। हाँ ईजी है, बट अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। मेरा परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट है। जिसको बुक्स पसंद होगी, जिसको रिसर्च करना है या इन डेप्थ जाना है, तो उसको बुक्स ऑब्वियसली रिकमेंड करूँगी मैं कि आप बुक्स के थ्रू जाइए। बट मुझे वो नहीं पसंद थी, मुझे बोरिंग लगती थी कि सॉल्व करते करते नींद आ रही है, अभी क्या करना है। अच्छा ये हुआ है आपके साथ? हाँ। तो वो वही, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना था मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली आई डिडंट वांट कि मेरा 1 साल फिर से प्रिपरेशन में ही चला जाए, तो ऐसा, इसलिए मैंने ऑनलाइन शिफ्ट किया। तो मैंने बुक से प्रिपेयर ही नहीं करा था किसी भी। गुड। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस पे इंग्लिश का आपका कैसा इफेक्ट रहा कि आपने ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि बुक्स तो आपने यूज़ की नहीं, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे की मेंस के लिए? इंग्लिश की प्रैक्टिस मैंने की थी परफेक्शन बैच से, निमिषा बंसल मैम के। उनके परफेक्शन बैच में मतलब एक स्केड्यूल फिट कर देती हैं, लाइक टुडे हम आरसी करने वाले हैं मेंस लेवल का, या उसमें पीजे करेंगे मेंस लेवल का, मतलब ऐसे स्केड्यूल उनका सेट रहता था। इन केस कुछ वेरिएशन आ भी गया तो वो पीडीएफ या कुछ प्रोवाइड करती हैं सामने से कि आप कर लो, जस्ट इन केस मैं नहीं करवा पा रही तो आप कर लो। तो सामने से ही मुझे वो मटेरियल मिल रहा था, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पे। बस एक हिम्मत क्या करनी है कि वो जो पीडीएफ आपके सामने है उसको डाउनलोड करके नहीं रखना है, उसको उसी दिन सॉल्व करना है एंड फिनिश करना है। तो ये चीज़ है, लोग ये नहीं करते हैं, लोग पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे, बट वो रखा रह जाता है। वो रखा रह जाता है। गुड प्रैक्टिस कि हाँ यूज आज है तो आज ही करना है। एग्जैक्टली।
मेरा पूरा स्केड्यूल फिक्स था कि आज मुझे 2 मेंस के आरसी सॉल्व करने हैं, सो आई डिड इट, खत्म। ठान लिया तो ठान लिया, अभी तो आरसी सॉल्व करना और है, रिजल्ट आपके सामने है। गुड। रीजनिंग, जैसे आपने बोला कि आपको रीजनिंग टफ लगता था, जैसे प्रीलिम्स में आपने बताया, तो रीजनिंग के लिए क्या अप्रोच रही, और टिप्स एंड ट्रिक्स अगर कुछ बता सको आप रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आई गेस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे बनोगे। रीजनिंग की एक ही की है कि जितना ज़्यादा पजल बना सकते हो बनाओ, जितने ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, पैराजम्बल, सॉरी नॉट अबाउट पैराजम्बल, दैट सिलॉग्स, जितने ज़्यादा उसको सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा करो। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, किसी किसी को होता है ना कि यार ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये SBI PO के लेवल का नहीं है, जस्ट डू इट। आपका एक एस्पिरेंट होने के नाते ना एक धर्म है कि ये क्वेश्चन आज के तारीख में ख़त्म, सॉल्व हो जाना चाहिए, बस। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो सही होगा गलत होगा वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ड्यूटी आपकी ये है कि आप उसको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, वो हिम्मत करनी है कि हाँ मैं ऐसे अटेम्प्ट करूँगी। करेक्ट। मैंने ऐसे जो पजल्स होती हैं वो ऐसी भी मैंने अटेम्प्ट की हैं जो बहुत दूर हैं SBI PO से, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट आती ही नहीं है उसमें। मतलब एक ही पजल में आपको ब्लड रिलेशन भी है, देन सिटिंग अरेंजमेंट भी है, सिटिंग अरेंजमेंट में उसका कलर भी है, सिटी भी है, ही इज़ वर्किंग, उसकी एज भी है, और साथ में वो सब लोग किसी ना किसी लाइक फ्लाइट में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही पजल में। पता है SBI PO में नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा सा कम आएगा, लाइक उसमें अगर 7-8 कॉन्सेप्ट हैं एक ही पजल में तो SBI PO में 3 से 4 कॉन्सेप्ट होंगे, बट स्टिल मैंने वो अटेम्प्ट किया। तो वो हिम्मत आपको करनी है कि आज ये पजल मैं सॉल्व करूंगी और आज के आज ख़त्म करूंगी, भले ही उसमें आपको 15 मिनट क्यों ना लगे, कुछ भी हो 15 मिनट लग जाएंगे, लगेंगे, लेकिन अगर ये 7-8 कॉन्सेप्ट वाली जो पजल है इसमें 15 मिनट लग रहे हैं, तो जो मेंस में आएगी 3-4 कॉन्सेप्ट वाली, सिर्फ उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट ही होंगे, उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे। आपके भी कुछ ऐसे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक्स रहे हैं सब्जेक्ट्स के, जैसे आप रीजनिंग में भी पूछ रहे हो कि, या कुछ आपने ऐसे टॉपिक्स रहे जो ये मुझे नहीं समझ आया तो छोड़ दिए, या आप सब कुछ एक बार तो ट्राई करते हैं, या कुछ आपने छोड़ा भी है कि मुझे ये टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा तो मैं इसकी तैयारी ही नहीं कर रही, कभी ऐसा भी हुआ है? या नहीं, टॉपिक्स तो सारे करने चाहिए? नहीं, मैंने टॉपिक्स किए सारे थे, बट हाँ एग्ज़ाम में आपको ऐसी अप्रोच रखनी है बहुत सिलेक्टिव वाली, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कोडिंग सॉल्व नहीं होगी, कोडिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ चुकी है, और ये मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 10 मिनट्स नहीं सॉल्व हो पाएगी, मैं उसको डीकोड नहीं कर पाऊंगी, तो जस्ट लीव इट। कैसे आप उस टाइम पे कैसे लगे ये माइंडसेट बनाते हैं कि हाँ ऑफकोर्स 1 मिनट में तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि होगा या नहीं होगा, तो वो कैसे अप्रोच लेते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कि यार ये करना है ये नहीं करना है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस दोनों की है, और लेकिन उस टाइम डिसीजन लेना वो क्या चल रहा होता है उस टाइम पे माइंडसेट? आप मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस, राइट? तो मेंस में अगर रीजनिंग की बात करें तो उसमें डीकोडिंग कभी कभी बहुत डिफिकल्ट आ जाती है कि वो डीकोड ही नहीं होगा, या जो इनपुट आउटपुट होता है बहुत ही अलग आ जाएगा। आपके 6 स्टेप्स हैं, आप 3rd तक आपने कर लिया, 4th स्टेप समझ नहीं आ रहा, सो ट्राई करो 1-2 मिनट तक, बट उसके पीछे नहीं पड़ना है क्योंकि हमारा टाइम निकल रहा है। 1-2 मिनट तक मैं बिल्कुल ट्राई करती थी कि जितना मैक्स हो सकता है सारे ट्रिक्स लगा दो, इसमें एडिशन हुआ होगा, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, आई थिंक 4 नंबर का 4 डिजिट का नंबर है तो 1st और 4th को ऐड किया होगा, 2nd और 4th को ऐड किया होगा, डिवाइड सब्ट्रैक्शन सब लगा दो, नहीं हो रहा है जस्ट मूव, आगे बढ़ो। तो वो सिलेक्टिव अप्रोच लानी पड़ेगी कि अगर इस क्वेश्चन से मेरे 2 नंबर नहीं निकल रहे हैं तो अगले वाले क्वेश्चन से 5 निकालने हैं, ऐसा। ओके। जो पहले आपके मेंस रहे हैं, जो आपने बताया कि जैसे प्रीलिम्स नहीं निकले थे, और कभी ऐसा भी रहा है कि मेंस भी नहीं निकला हो, प्रीलिम्स निकल गया हो, उस टाइम क्या ऐसी मिस्टेक रही थी आपकी तरफ से कि जो मेंस नहीं निकल पाया था, या जैसे आप एग्जाम के टाइम पे एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए तो पड़ गए थे, या क्या मिस्टेक रही थी जो आपने बाद में क्लियर किया? ओके, तो सबसे पहला जो मेरा मेंस मिस हुआ था वो था IBPS PO का, और वो मिस इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें करंट अफेयर बहुत डिफिकल्ट आ गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं करंट अफेयर भूल चुकी हूँ, मतलब ऐसे कैसे क्वेश्चंस आ गए कि जो मैंने पढ़े ही नहीं कभी, ये कैसे क्वेश्चंस हैं, ये आई थिंक 6 महीने के पीरियड में मैंने नहीं पढ़े ऐसे। तो मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई, एंजाइटी आ गई कि यार मेरे से 2 क्वेश्चन भी नहीं
एग्जैक्ट करेक्ट आंसर 2 क्वेश्चन भी नहीं लगा पा रही मैं, तो उस एंजाइटी के चक्कर में मैंने रैंडमली मार्क कर दिए और वो स्कोर पूरा नेगेटिव चला गया। और जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आई तब मुझे पता चला कि करंट अफेयर रियल में हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट था और उसको अगर आप नेगेटिव नहीं करते तो शायद ऑप्शन आएगा। तो वो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट था और उसकी जब कट ऑफ निकल के आई इट वाज मेयरली 2 मार्क्स और 1.75 के मतलब छोड़ के भी आते तो भी एग्जैक्टली फायदा रहता। एग्जैक्टली तो हमें क्या डिसाइड करना है कि अगर ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए है। खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरी मेहनत कम नहीं है, मैंने पूरा किया है। एग्जैक्टली तो फर्स्ट मेंस मेरा इसी वजह से नहीं निकला था। उसके बाद मैंने 3 मेंस दिए थे और तीनों मेंस क्लियर हुए थे। ग्रेट। लाइक IBPS PO 2022 क्लियर हुआ था मेंस, SBI क्लर्क 2022 वो भी क्लियर हुआ था, SBI PO वो भी क्लियर, इसी वजह से हुआ था। इवन IBPS PO 2022 अगर किसी को याद हो यहाँ पे तो उसका जो कॉन्ट्स आया था वो बहुत डिफिकल्ट आया था, मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। उस समय एक ऐसा आई थिंक एस्पिरेंट्स के मन में थोड़ा फियर भी आ गया था कि अभी SBI का जो आने वाला है मेंस उसमें जो कॉन्ट्स आएगा वो किस लेवल का आएगा। लाइक अगर IBPS PO का कॉन्ट इस लेवल पे है तो SBI तो और इंक्रीज करेगा। करेक्ट। बट उसका ऑपोजिट हुआ था, SBI PO का कॉन्ट उस कॉन्ट के लेवल से नीचे था। तो उस समय बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी कि IBPS PO का मेंस का कॉन्ट ऐसा कैसे आ गया। तो लोगों ने बस एक्सपेक्टेशन रख ली कि SBI भी बहुत ज़्यादा हाई क्लास होगा। वही तो उस टाइम क्या हुआ, हुआ हेल्पफुल हुआ कि मतलब आपको आप लोगों ने प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी की होगी, लेकिन आपको लगा कि ये तो बहुत ईजी है। हाँ तो ये कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल रहा होगा। बिल्कुल हेल्पफुल रहा, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था ना कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे और मुझे लग रहा था कि मैं अगेन सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। बट उस टाइम ये पता था, ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने पढ़ा है और अगर मेरे लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो उसकी भी कट ऑफ 1.75 गई थी और मैंने वो मेयरली आई थिंक 2 या 3 मार्क्स से क्लियर कर लिया था। हाँ, तो ये फिर वही चीज़ आगे मेरे SBI वाले एग्जाम्स में फ़ायदा किया मुझे, क्योंकि उसने ही मेरी अप्रोच इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि अभी जो IBPS PO का लेवल है उससे नीचे वाला मुझे ईजी लग रहा है, क्योंकि मैंने उस लेवल की तैयारी कर ली थी अभी। जो सबको टफ लगा वो आपको सही लगा। वही SBI PO सही लगा मुझे, क्योंकि मैंने सोच के ये चला कि IBPS PO का जो आया था ना वही SBI PO में आने वाला है, उसी लेवल को मुझे क्रॉस करना है। क्योंकि हो सकता है मैं उस टाइम लकी रही, निकल गई कट ऑफ, बट हो सकता है SBI में ना निकले। तो फॉर अ सेफर साइड आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट लेवल ऑल्सो। गुड। क्वांट की बात ही कर रहे थे, क्वांट की प्रिपरेशन कैसी की मेंस में? क्या क्या ऑफकोर्स किन मेंटोर को आपने फॉलो किया, और बुक्स का जैसे आपने बताया कि बुक्स तो आपने इतनी फॉलो नहीं की। हाँ। तो कैसे क्वांट के लिए क्या अप्रोच रही? क्वांट के लिए जब मेरा मेंस आ गया था ना IBPS PO इन सब का, तो उसके बाद मैंने और ज़्यादा अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया मेंस वाले क्वेश्चंस का, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। IBPS PO का लेवल देख के ये समझ आ गया था कि अभी थोड़ा और मेहनत बाकी है। तो यहाँ एक एक्सेप्शन आया, मैंने पहली बुक अपनी परचेज़ की आशीष अरोड़ा सर की। फाइनली बुक परचेज फाइनली बुक परचेज फाइनली दिस वाज माय फर्स्ट बुक फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो ये मैंने आशीष अरोड़ा सर की DI 360 नाम से एक बुक है, वो परचेज की थी। एंड इट वाज स्पेशली फॉर मेंस। उसमें मतलब मुझे लेवल 1 2 3 4 ऐसे हैं, बट मुझे सिर्फ 3 और 4 लेवल वाला ही सॉल्व करना था, क्योंकि मेरे मेंस आ रहे हैं। अदरवाइज उसमें प्री के भी DI हैं, मिड लेवल भी है। बट आपने प्री नहीं देखा, उसमें सीधा मेंस की थी। राइट, बिकॉज मुझे पता है कि SBI क्लर्क का मेंस आने वाला है मेरा। तो मैंने उसमें जो लेवल 3 और 4 है वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। जितने ज़्यादा सॉल्व हो जाएं, लाइक जितने ज़्यादा मैं अटेम्प्ट कर लूँ, एक दिन में एटलीस्ट मुझे मेंस की 2 DI सॉल्व करनी है, एटलीस्ट इतना करना ही करना। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, अप्रोच और ज़्यादा मजबूत होती चली गई, क्योंकि IBPS PO का देख लिया ना अभी, तो अभी समझ आ गया कि हाँ इससे ऊपर जाना। अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो आपने टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दिए होंगे रिलेटेड टू बैंक एग्जाम्स? अराउंड कितने अटेम्प्ट्स दिए होंगे आपने? 2 साल में 6 बैंकिंग एग्जाम्स आते हैं, लाइक 2 फॉर RRB, 2 फॉर IBPS एंड 2 फॉर SBI। तो यही 6 एग्ज़ाम मैंने 2021 में भी दिए थे और यही 6 एग्ज़ाम मैंने 2022 में भी दिए थे। और 21 से 22 का रिजल्ट एकदम फ्लिप हुआ। राइट, एकदम फ्लिप हुआ। इवन मेरा SBI PO जहाँ अभी मैं बैठी हूँ वो मेरा 2021 में प्री नहीं निकला था, और इस साल प्री मेंस इंटरव्यू सब
जीडी की बात करें, जीडी भी रहा होगा आपका, राइट। तो जीडी में कैसा अप्रोच रहा? तो उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन किया आपने? प्रिपरेशन मेरी साथ साथ चल रही थी, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो जीडी की, बट आप कर रहे होते हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है। ओके। क्योंकि जीडी में वो वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो वो एडिटोरियल्स में आते हैं। अगर मैं बात करूँ द हिंदू की, तो द हिंदू में एक पेज आता है टेक्स्ट एंड नाउ करके कुछ, तो उसमें एक बड़ा सा आर्टिकल होता है लाइक रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल, उन्होंने टॉपिक ले लिया और उस पर एक बड़ा सा आर्टिकल दे दिया। तो उसमें व्हाट इज़ एआई, हाउ इट इज़ डेवलपिंग इंडिया, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज, उसका सब कुछ डिटेल मिलेगा, सब कुछ पूरा लाइक उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब दे देते हैं उसमें। तो अगर आपने वो एक एडिटोरियल पढ़ लिया, लाइक अगर संडे में आप फॉर एग्जांपल उठा लो, संडे में बैठे हैं तो वो पेज का स्क्रीनशॉट सेव्ड है, उसको पढ़ लेते हैं बस। बट आपको कोई डिस्कशन करने के लिए कोई तो चाहिए होगा कि जैसे जीडी है तो आपको 4-5 लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट्स। हाँ, तो उसके लिए मॉक्स दे सकते हो आप। मैंने नहीं दिए थे, आई वाज लाइक, बिकॉज आई एम थोड़ा बात करने में आई एम कंफर्टेबल। मैं ऐसी नहीं हूँ कि आई एम शाय या थोड़ा कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, तो आई एम नॉट इंट्रोवर्ट। तो मैं बोलने में कंफर्टेबल थी, तो मुझे था कि अगर मैं मिरर में देख के बात करूँगी तो मैं कर लूँगी। तो मैंने ये किया था कि कोई भी टॉपिक रैंडमली उठा लो माइंड में कि आज हमें G20 डिस्कस करना है, तो खुद ही से क्वेश्चंस करो, खुद ही का मैं आंसर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने जीडी तैयार कर लिया, इसी तरीके से करंट अफेयर्स भी हो गया। करंट अफेयर्स पे, हाँ उसी पे मैं आने वाला था। तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ ऐसे अलग से कुछ प्रिपरेशन रही, क्या क्या रहा, या कुछ डेली बुक्स पढ़ना या डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, कहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी? न्यूज़पेपर्स मैं डेली पढ़ती थी, डेली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर होता था एक, और रात में सोने से पहले एक वीडियो लेक्चर देखती थी मैं कपिल काटपाल सर का। वो सुबह लेते थे लेकिन मैं देखती उसको रात में थी, क्योंकि मैं सुबह नहीं करती थी करंट अफेयर्स। आप सुबह, आपने जैसे बताया कि सुबह नींद पसंद है, लाइक आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती कि ज़बरदस्ती उठ रहे हैं 4 बजे, बिकॉज दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी। तो आई वेंट विद माई पर्सनैलिटी, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है। मैं किसी से लाइक इंस्पायर हो सकती हूँ, बट मैं उसको ऐसा फॉलो नहीं कर सकती कि हाँ इन्हीं के जैसे उन्होंने किया ना, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे वो नहीं कर सकती। हर किसी का अपना, हर किसी की स्ट्रैटेजी अपनी होनी चाहिए, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी एस्पिरेंट्स जर्नी, कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, खुद अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एनालाइज करो, खुद अपने वीक पॉइंट्स एनालाइज करो, उस पर काम करो, कैसे उसको हम वीक से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा तो रात में सोने से पहले वो एक वीडियो लेक्चर देखा और उसका क्विज दे दिया। क्विज खत्म, और पिछले जो हमने करे थे करंट अफेयर लाइक पास्ट 1-2 दिन के, उनको बस गो थ्रू कर लिया कि अच्छा हाँ ये पढ़ा था, मतलब ऊपर से एक नज़र मार ली, बस खत्म। और फिर वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन। काफ़ी लाइक सटीक आपकी अप्रोच है ये, राइट। अच्छा, लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा सुन के कि हाँ सीधा ये नहीं है कि सुबह उठ के करना है, आपकी अपनी अप्रोच है, जैसे करना है आपके ऊपर है। इंटरव्यू की बात करें तो आपका इंटरव्यू ऐसा है कि नहीं क्लियर हुआ, आपने दिया, राइट। क्या मिस्टेक रही थी आपके अकॉर्डिंग उस टाइम पे? सबसे पहले तो आप बताइए कि इंटरव्यू के अंदर रूम में घुसने के बाद कैसा रहा था, क्या मिस्टेक हुई थी, और आपने आंसर क्वेश्चंस क्या आपका इशू रहा था जो नहीं हो पाया? आई थिंक स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दे पाई थी। तो ये एक्सपीरियंस है IBPS PO इंटरव्यू का, जिसमें मेरे मार्क्स 74 आए थे आउट ऑफ 100। तो ऑल्दो इट इज़ एवरेज मार्क्स, बट स्टिल मैं उसको 80 क्रॉस कर सकती थी, 80, 85, 88 के आसपास ला सकती थी। बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जिनका मैं आंसर नहीं दे पाई। फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि क्या है, सबको पता है, लाइक एनीवन कैन टेल कि ये गर्ल चाइल्ड के लिए सेविंग अकाउंट है। अगर आप इतना भी बोल दोगे इट्स इनफ, एटलीस्ट पता तो है आपको। ऑफ कोर्स बैंकिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं, एग्जैक्टली। और पढ़ा होगा आपने, वो ये मैंने पढ़ा है ऑब्वियसली। 18 ईयर्स तक है, इन केस उनको मैनेज का है तो 21 ईयर्स तक, अंटिल शी अटेन्स द मेजॉरिटी, ऐसे करके पूरा पढ़ा है। टेनोर, कितना टाइम पीरियड वगैरह सब पढ़ा था। बट उस टाइम ऐसा हुआ कि पूरा माइंड मेकअप खत्म, और लाइक व्हाट इज सुकन्या समृद्धि। मैं बिल्कुल, वो फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का? हाँ, वो फर्स्ट इंटरव्यू था IBPS PO का। तो पूरा मैं माइंड मेरा वॉशअप हो गया था कि अभी क्या आंसर करूँ। और जब वो
एक क्वेश्चन छूटा तो उसके बाद कॉन्फिडेंस सीधा 0 पे आ गया कि अभी तो मैं कुछ आंसर नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद डिजिटल इंडिया के कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे सर ने, तो उसका भी मैंने कुछ मेस्ड अप कर दिया। स्टार्टिंग का मेरा इंटरव्यू अच्छा था, लेकिन वो सुकन्या समृद्धि के बाद वाला पार्ट जितना भी था वो सब खराब हो। तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज लाइक बैरियर्स, वो आपको हटाने पड़ेंगे और उसके लिए एक ही तरीका है, मिरर के सामने बैठो, बात करो, खुद को फेस करो और आई कांटेक्ट मेंटेन करो। ओके। और आपने मॉक टेस्ट दिए थे इंटरव्यूज के लिए, या सिर्फ जो आपने बताया कि मिरर के सामने बैठ के अप्रोच किया था, सिर्फ वही किया था? मैंने अनअकैडमी का मॉक इंटरव्यू दिया था, बट वो तब दिया था जब मेरा SBI PO का इंटरव्यू आने वाला था, बिकॉज उस समय मुझे जानना था कि जो मैंने ये मिरर वाली टेक्निक अप्लाई की है वो वैलिड भी है कि नहीं। राइट, मतलब अभी ये मैं वो उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आ पाई हूँ या नहीं। तो मैंने अनअकैडमी का इंटरव्यू दिया था SBI PO से पहले, और फिर वहाँ से मुझे रिजल्ट्स पता चले, जो भी सर ने मुझे रिमार्क्स दिए, मैम ने बताया कि आपकी पर्सनालिटी में ये है, ड्रेस कोड वगैरह सब पता चला। तो फिर उससे मैंने इम्प्रूव किया और SBI PO वाला क्रैक कर पाई, क्योंकि इन SBI PO आपको वो जो 100 वाला है वो 50 हो जाता है, तो आपको जो स्कोप है ना स्कोर करने का वो कम हो गया। लाइक मतलब अभी 50 है टोटल, इट्स नॉट 100। तो आप मैं 100 में से 74 स्कोर कर रही हूँ, तो अगर मैं 50 की बात करूँ तो इट विल बी अराउंड 35, 70%, 35 के आसपास जाएगा, और मुझे लेके आने पड़ेंगे 40s की लाइन में टू क्लियर SBI PO। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि वो 50s में आ गए, 100 से कम हो गया, स्कोप कम है मार्क्स का। तो अभी खुद को एनालाइज करना है कि जो हमने ट्रिक्स अप्लाई की थी मिरर वाली या वो वैलिड भी है या नहीं। तो उस समय आपको यस गो फॉर मॉक एंड अपीयर, 1-2 तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। मैंने 1 दिया था, तो उसमें पता चला कि हाँ थोड़े एरियाज ऐसे हैं जिस पे काम करना है, बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है। सो मुस्कान, इंटरव्यू में ही बात करें तो आपका जब SBI का इंटरव्यू हुआ था उस दिन के बारे में बताइए, आपका पहले जो रहा और SBI के दिन का इंटरव्यू, वो कैसा दिन था, और कोई किस्सा उस दिन का क्या कुछ रहा हो ऐसा जो आपके दिमाग में आज भी हो? यस, एक्चुअली उस दिन बहुत ही स्पेशल इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। तो पहले तो मैं ये स्टार्ट करूँगी बाय कंपेयरिंग बिटवीन IBPS PO का जो मेरा एक्सपीरियंस था एंड SBI PO का, बिकॉज उससे हम एनालाइज कर पाएंगे थोड़ा बेहतर कि क्या डिफरेंस है दोनों। सो बेसिकली IBPS PO में मुझसे पर्सनैलिटी वाले या स्टडीज़ वाले सवाल ज़्यादा नहीं पूछे थे। नॉर्मली बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था, लाइक बैंकिंग के सवाल जितने भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स, मोस्टली इट वाज रिलेटेड टू स्टडीज़ ओनली। लेकिन जब SBI PO में आए तो इट्स नॉट ओनली योर स्टडीज़ कि आपने जो पढ़ा, बट आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, आपकी फैमिली कैसी है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके आइडियाज़ कैसे हैं, और प्लस लास्ट ईयर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट और ऐड हो गया था। तो उसमें वो आप क्या सोचते हो, आपका नज़रिया कैसा है, वो सब भी ऐड हो गया था। तो इट्स लाइक पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी का कह सकते हैं एनालाइजेशन हो रहा है। सो यू मतलब यू कांट फेक इट, क्या हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगा। नो, यू कैन नॉट फेक इट, यू हैव टू बी दैट पर्सनालिटी जो आपने साइकोमेट्रिक में दिखाई है, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में बिल्डअप की है, जो आप स्टडीज़ में दिखा रहे हो कि मेरे मेंस में इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो यू हैव टू मेक दैट पर्सनैलिटी, यू कैन नॉट फेक इट। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस मुझे फील हुआ। इट कैन बी लाइक डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, बट मुझे ये फील हुआ था। और अगर बात करें इंसिडेंट की, तो जैसे ही मैं एंटर हुई थी अपने पैनल में, तो मैंने सबको ग्रीट किया पहले अच्छे से, एंड देन बैठी मैं वहाँ, तो सर ने मुझे बोला ओके गुड इवनिंग मुस्कान है। फिर उन्होंने फैमिली के बारे में पूछना स्टार्ट किया कि आप कहाँ से हो, मुरादाबाद से हो, तो मुरादाबाद का फेमस क्या है, उधर आप किसी को जानते हो जो फेमस है वहाँ पे, ये सब बात हुई। फिर वो स्टडीज़ पे शिफ्ट हो गए कि आपने स्टडीज़ किस में की है, BSc करा है, साइंस सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स था, फिजिक्स, तो ये बैंकिंग में कैसे यूज़फुल होगा। इट्स द लाइक मोस्ट जनरल क्वेश्चन जो हर साइंस स्टूडेंट, और इसके लिए आप प्रिपेयर थे? राइट, साइंस, आर्ट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबसे पूछा जाता है कि आपके सब्जेक्ट्स बैंकिंग में कैसे यूजफुल होंगे। कॉमर्स वाले के पास तो आंसर देने के लिए, बट बाकी सभी बात करें, साइंस एंड आर्ट्स के पास आंसर वो थोड़ा फ्रेम करना पड़ता है अपनी आपका आंसर दूसरे से अलग कैसे है। राइट, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो और पहचानो कैसे मैं उसको यूज़ करूँगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास मैथ्स था, तो मैंने वो उनको आंसर किया कि सर मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो रियल टाइम अगर मैं बात करूँ
कोई कस्टमर मेरे सामने आता है तो मैं उनको रियल नंबर्स में या कैलकुलेट करके बता पाऊंगी कि दिस इज दैट, ऐसे पूरा एनालाइज करके अच्छे से बता पाऊंगी बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट। और अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स ने मेरी एक ऐसी अप्रोच बिल्डअप कर दी थी कि आपको वो एक डेरिवेशंस होते हैं फिजिक्स में, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और लास्ट में हेंस प्रूव्ड करके वो पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। करेक्ट। हाँ, तो वो एनालिटिकल अप्रोच बन जाती है कि अच्छा हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। एंड दिस इज द सेम अप्रोच वी फॉलो इन बैंकिंग। जब हम कोई लोन ऑफर करते हैं या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट अपना हम ऑफर करते हैं मार्केट में कि होम लोन्स है, तो वाई वी आर ऑफरिंग इट, वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट, कि बाकी बैंक से क्यों अलग है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा जाता है और लास्ट में जाके इट्स लाइक सैंक्शन। तो वो एनालिटिकल अप्रोच मेरी बिल्डअप हो चुकी है, तो इट विल बी वेरी यूजफुल इन बैंकिंग। तो ऐसा आंसर था, बट उन्होंने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया था, उसमें बीच में ही उन्होंने रोक दिया था कि वो तो बात ठीक है आपकी एनालिटिकल अप्रोच है, बट मैथ्स कैसे यूजफुल होगा, मैथ्स अगर याद होगा तभी तो यूजफुल होगा। तो मैंने उनको बोला यस सर याद है, लाइक आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि यस आई डू रिमेंबर। यू आर प्रिपेयर्ड कि हाँ अब तो कुछ आने वाला है। हाँ, तो अभी मैथ्स में से कुछ पूछेंगे, तो उन्होंने मैथ्स में से पूछा कि व्हाट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो उस टाइम पे लगा कि बिल्कुल ही अलग सवाल पूछ लिया, बट नो, इट वाज नॉट अ डिफरेंट क्वेश्चन, इट इज जस्ट स्टैटिस्टिक्स। हम मीन निकालते हैं, एवरेज, तो स्टेप डेविएशन मेथड इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। स्टैटिस्टिक्स में मीन निकलता है जो एवरेज, लाइक सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वो सेम ही है, बस उसका एक अलग तरीका है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत फंसाया एंड इवन 2-3 मिनट तक हमारा यही डिस्कशन चलता रहा। तो आप फंसे नहीं? तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि स्टेप डेविएशन मेथड में और नॉर्मल जो हम मीन निकालते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। सो आई सेड कि स्टेप डेविएशन में थोड़ा बड़ा डाटा हम ले सकते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं मीन, और नॉर्मल मीन मेथड से जाओगे तो हर एक को सम करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा हम जल्दी कर सकते हैं बिना सम किए। तो उन्होंने बोला तो फिर दोनों का आंसर अलग आना चाहिए। बट आई सेड नो सर, वो अलग नहीं आता है। इवन मैंने उनको ये भी बताया कि इन 2 मेथड्स के अलावा एक और मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड करके, उससे भी अगर आप मीन निकालोगे तो सेम ही आएगा। लाइक पॉइंट में वेरिएशन हो सकता है, बट अगर नॉर्मल मीन से है 35 तो स्टेप डेविएशन से भी 35 आएगा और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी 35 आएगा। देन अगेन ही इंसिस्टेड नो, मैंने तो पढ़ा है कि अलग आता है। आई वाज लाइक sir, I might be wrong here, but as far as my knowledge, I have solved it personally and I feel that there is no difference. And I was confident on this because मैं ट्यूशन्स लेती थी 10th क्लास के बच्चों का, और उसमें ये तीनों मेथड थे उधर। कहाँ से कहाँ हेल्प हो गई। एग्जैक्टली, वो तीनों मेथड उधर थे और तीनों मेथड में मीन एक्चुअल में सेम आता है। तो वो ट्राई कर रहे थे कि हाँ बस किसी तरह आप उनकी हाँ में हाँ मिला दो, कि हाँ You were not confident, उनका वो तो वो ट्रिकी पार्ट था। ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि नहीं, तीनों में अलग अलग आएगा। ऑब्वियसली मेथड अलग अलग है तो आंसर अलग आएगा, बट नहीं, डाटा तो सेम ही है ना, हम सेम ही डाटा का मीन निकाल रहे हैं, बस मेथड अलग है, तो मीन सेम ही आता है। तो उस ट्रिक पे वो उन्होंने स्माइल किया और फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया था दूसरे पैनल को। ऐसे अच्छा रहा, मतलब ये तो काफ़ी अच्छा था कि आपको ट्राई करते हैं कि हाँ घुमाएं, कि आप उनकी बातों में फंस जाओ। राइट, एंड दिस स्पेशली हैपेंस इन SBI। आई फील IBPS में इतना नहीं होगा बट इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा करेंगे। बट SBI में थोड़ा वो पर्सनैलिटी के ऊपर जाते हैं आपकी, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने फर्मली बिलीव करते हैं अपने ओपिनियंस को। अगर हम पूछे कि डू एंड डोंट्स जो भी आपके ड्यूरिंग द प्रिपरेशन रहे हैं, आप अगर लोगों को बताना चाहें कि हाँ ये अप्रोच या ये करना है और ये नहीं कर रहे हैं, वो क्या होगा? इन डूज आई फील मैनिफेस्ट योर गोल्स। सबसे पहला, जो आप बनना चाहते हो उसको मानो कि आप बन सकते हो। सेकंड, नेवर डिग्रेड योर सेल्फ, नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ कि आपसे नहीं होगा। और तीसरा, ऑलवेज बी पॉजिटिव दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट फॉर माई सेल्फ। हो सकता है एकदम इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट इफ़ यू बिलीव दैट इट विल हैपन। मैंने डेली मैनिफेस्ट किया है कि मैं उस फ्रेम में होंगी जहाँ SBI PO बैच लिखा होता है 2022। डेली आई मैनिफेस्टेड दिस एंड आई वॉज इन दैट फोटोग्राफ लाइक अभी 1 महीना पहले। तो वो आपको डेली मैनिफेस्ट करना पड़ेगा दैट येस आई एम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड आई विल
बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म नेक्स्ट ईयर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, हम खुद को जज कर लेते हैं कि हमने कुछ तैयारी नहीं करी है, बाकी जो मेरे साथ बैठे हैं वो बहुत पढ़ कर आए हैं, ऐसा हम सोच लेते हैं कि ये लोग बहुत पढ़ के आए हैं। लाइक किसी के पास पूरी किट बनी हुई है एंड शी इज़ लाइक राइटिंग समथिंग एंड टेबल स्क्वायर्स कुछ लिख रही है, ये तो बहुत अच्छे से तैयारी करके आई है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो वो उसका जज नहीं करना है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो किसी को जज नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन योर गोल कि मुझे आज क्या करना है, 1 घंटा है मेरे पास और आज प्रूफ करना है कि ये एग्ज़ाम निकलेगा, मैं मेंस पे बैठूंगी, दैट्स इट। तो दिस इज़ द डोंट कि नहीं करना है किसी को भी जज। अभी यू आर लाइक आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, करेक्ट? वहाँ का कोई किस्सा और पोस्टिंग के बाद कैसा चल रहा है अभी ये, लाइक कोई ऐसा किस्सा कि हाँ लगा हो कि यार कुछ तो है, मतलब, या कुछ भी आपका क्या फील होता है अभी पोस्टिंग के बाद कि जो इतनी मेहनत की है उसका फल मिला है? कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहते हो? सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं आपके सामने बैठी हूँ यहाँ, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई अचीवमेंट। अगर हैप्पी कि आपने अनअकैडमी से ही पढ़ाई की और Right. रिवर सक्सेस। या एग्जैक्टली, तो अगर मैंने वो नहीं मिला होता सक्सेस तो मैं यहाँ नहीं होती। तो हर चीज़ उससे लिंक्ड है। वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ इसलिए आई गॉट पोस्टेड, इसलिए आई गॉट दैट डेसिग्नेशन, आई एम गेटिंग दैट सैलरी, दैट पर्क्स, दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम द कस्टमर्स। ऑब्वियसली दे आर पॉजिटिव ऑल्सो, दे आर नेगेटिव ऑल्सो, सो टेक दैट क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो गुड, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। सो वो रिस्पेक्ट मिलता है, साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंसी वाली जो फीलिंग है वो मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में, कि आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माय ब्रदर, ऑन माय फादर, और माय फ्यूचर हस्बैंड। नो, आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट, आई वांट टू सपोर्ट लाइक इक्वली। लाइक दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव, हर किसी का नहीं होता है ऐसे, बट मुझे ऐसा है कि अगर मैंने एक सपना देखा है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरेन कंट्री जाना है, तो आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट कि वो पर्सन मुझे लेके जाएगा। Like if I want to see the Eiffel Tower, if I want to visit France, Paris, I can. So वो चीज़, वो जो फीलिंग है वो अभी धीरे धीरे फील हो रही है कि yes I can. Like in couple of years maybe I'll be able to do something for myself. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कुछ तो आपने अचीव किया है, कुछ तो बड़ा किया है, मतलब ऐसे ही नहीं आए हो जिंदगी, मतलब इस धरती पे कुछ तो एक मीनिंग है उस चीज़ का कि आपने कुछ अचीव किया है, कुछ अपने ऊपर काम किया, उसका रिजल्ट मिला, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया, या अपने भाई के लिए, छोटे बहन के लिए एक इंस्पिरेशन बने, आपके जो दोस्त हैं वो आपको एक मोटिवेशन की तरह देखते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। तो ये आई थिंक मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअली मैं बहुत मोटिवेट हो गया हूँ अभी, सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा आपने बोला। यू विल सी इन द कमेंट्स कि लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये। अब आते हैं रिजल्ट पे। जब आपका रिजल्ट आया क्या रहा उस टाइम पे, क्या घर का रिएक्शन था? आप अकेले थे रिजल्ट के टाइम पे या आपके साथ कोई था, और सबसे पहले आपने किसको बताया? वो माहौल क्या रहा? SBI PO और SBI क्लर्क दोनों का बताइए आप। जब SBI क्लर्क का रिजल्ट आया था मेरा, उसका पहले आया? हाँ, उसका पहले आया था। तो एक्चुअली हुआ यह था कि एक ही दिन पे 2 रिजल्ट आए थे। सुबह आया था SBI क्लर्क का और शाम को आया था SBI PO मेंस का। तो मुझे सुबह ये पता चला कि एक मैं दिन में 2 एग्जैक्टली सुबह मुझे ये पता चला कि मैं SBI में जॉब करने वाली हूँ। लाइक क्लर्क तो हो गया, लेकिन क्या था, मतलब आप अकेले बैठे थे, क्या था, कैसे हाँ, देखा? वही मैं बता रही हूँ कि सुबह मुझे ये पता चला कि SBI में जॉब कंफर्म है, भी मैंने क्लियर कर लिया है मेंस एंड आई विल बी गेटिंग अ जॉब इन SBI। तो जब वो रिजल्ट आया था और मैंने वो रोल नंबर का शीट खोला, उसमें मेरा रोल नंबर था, तो आई वॉज ऑब्वियसली लाइक क्लाउड 9 एंड आई वॉज शाउटिंग एंड एवरीथिंग कि हो गया क्लियर एवरीथिंग। मेरी मम्मी अंदर दूसरे रूम में थी और वो भागती हुई आई कि क्या हुआ है। शी वाज लाइक कि लाइक यू वर्कड हार्ड फॉर इट एंड यू डिजर्व इट, समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैंने भैया को कॉल किया, पापा को कॉल किया, एंड एवरीवन वाज लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड इवन लाइक कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल अटैचमेंट आ गया कि हर एक किसी के आंखों में आंसू आ गए, और कि हाँ, जो 2 साल आपने खुद को दिए वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में दिखे। और फिर रात में रिजल्ट आया SBI PO मेंस का, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई स्टिल हैव अ चांस टू अपग्रेड, कि मैं भी क्लर्क से PO का भी चांस है। तो जब वो मेंस का रिजल्ट आया तो अगेन माय फैमिली वाज लाइक
ठीक है यू गॉट क्लर्क बट डोंट लाइक उसको मिसयूज़ नहीं करना है कि हाँ अभी तो हो गई ना तो अभी क्या ही करना है इंटरव्यू में जाके, लाइक जॉब तो मिल गई ना, तो उसको मतलब फॉर ग्रांटेड मत लेना कभी भी। तो मेरे पापा ने वो सजेशन दिया था कि अभी इंटरव्यू है, जाना उस चीज़ के लिए। भैया ने भी बोला कि अगर आपको किधर भी जाना पड़े इंटरव्यू के लिए जस्ट गो फॉर इट एंड गिव योर बेस्ट, नेवर बी लाइक कि SBI क्लर्क हो गया तो अभी क्या करना है, नो। तो फिर उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए गए SBI PO का, वो मेरा गुरुग्राम में था, तो आई ट्रैवल्ड फ्रॉम मुरादाबाद टू गुरुग्राम, उधर गए देने, और काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच से गई थी मैं कि होता है तो ऑब्वियसली इट्स लाइक वन टाइम अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव टू ग्रैब इट, नहीं होता है तो आई विल नॉट लूज एनीथिंग। करेक्ट। तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच से लेके गई थी मैं, और 99% मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार होगा, क्योंकि वो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जा रहा था। लाइक मॉर्निंग में उठे विद अ पॉजिटिव अप्रोच एंड एवरीथिंग, फिर अपना टाइम पे हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी, टाइम पे पहुंच गए, सब चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही थी। तो ऐसा लगा कि हाँ ये भी क्लियर हो सकता है, तो वो चीज़ स्टार्ट हुई। और जब मेरा SBI PO का रिजल्ट आया था तब भी एक अलग ही सीन था। तब मैं SBI क्लर्क ज्वाइन कर चुकी थी, मैंने साइन वगैरह सब कर दिए थे हर पेपर पे, एंड आई वाज लाइक कि कल से तो मैं जॉब पे आ रही हूँ। तो बट हुआ क्या, अप्रैल 17 को मैंने पेपर साइन किए हैं और अप्रैल 18 को SBI PO का फाइनल रिजल्ट आया है। मैं बस में थी और पेपर साइन करने के बाद सब घर जा रही थी, एंड आई वाज लाइक कि कल से हमें क्लर्क की जॉब करनी है। बट मेरी पोस्टिंग फिर मिली मुझे अप्रैल 18 को, पता चला कि एक रूरल ब्रांच दे दी है मुझे, एंड आई वाज वेरी थोड़ा शॉक्ड कि एकदम स्टार्टिंग में रूरल ब्रांच कैसे करूँगी मैं, और SBI क्लर्क है तो ऑब्वियसली क्लर्क की जॉब रूरल एरिया में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो थोड़ी मैं वहाँ पे डिमोटिवेट हुई कि कैसे होगा। बट जब मैं वापस जा रही थी बस में, तभी उस टाइम पे SBI PO का फाइनल रिजल्ट आया था। तो आई वॉज अलोन ट्रैवलिंग and going back home and then I saw SBI PO result बस में, बस वहीं मैं रोना स्टार्ट, एंड बस में एवरीवन और लोगों को क्या लग रहा होगा, उनको ये लग रहा था कि इस लड़की को क्या हुआ, शी इज लाइक एक्साइटेड या क्या हुआ है उसको। एंड देन मैंने घर पे कॉल किया, सबसे पहले पापा मम्मी को बताया कि पापा आपकी बेटी अब ऑफिसर बन गई है, शी इज नो मोर अ क्लर्क। साइन किसी और का करके आई हूँ लेकिन राइट, ज्वाइनिंग मैंने क्लर्क की ली थी बट रिजल्ट मेरा PO का आया था उस टाइम। तो पापा भी ऑब्वियसली रोने लगे, घर में मिठाई तैयार थी, बिल्कुल सब। जैसे ही मैं घर पहुंची एवरीवन वाज लाइक वेलकमिंग मी कि यू हैव मेड अस प्राउड एंड फाइनली इट हैपेंड, जो आपने सोचा था वो आपने किया। काफ़ी मैं इमोशनल भी हो गया हूँ, मैं मोटिवेट भी हो गया हूँ। सो बहुत अच्छा लगा, ये बहुत सीरियस बातें हो गई है, अब थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, अदरवाइज आई विल क्राई, यू विल क्राई, आई डोंट नो। तो यस, अब हम ले चलते हैं अपने शो को एक अलग राउंड की तरफ, विच इज़ रैपिड फायर। ओके, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस और आपको जल्दी जल्दी आंसर देना उसके, okay. बिना सोचे समझे। सो स्टार्ट करते हैं। योर फेवरेट मूवी? दिल धड़कने दो। व्हाई? बिकॉज इट इज़ वेरी लाइवली मूवी, जो आपको करना है जस्ट गो फॉर इट। ओके, I know you don't like books, but your favorite book still? Good Vibes, Good Life by Vex King. Okay. Your dream destination? I think Paris, because I already mentioned it, Eiffel Tower, Paris. Okay. If you get a chance or if you get a power, some superpower, तो वो क्या होगी और क्या करना चाहोगे उस पावर का? आई थिंक सुपर पावर मुझे ऐसी चाहिए कि मैं जल्दी ट्रैवल कर सकूँ, सो दैट आई विल सी द वर्ल्ड, बिकॉज मुझे वर्ल्ड टूर करना है, दुनिया का एक एक कोना कोना देखना है, मतलब नॉट लाइक ओशियंस वाला बट लैंड वाला एरिया सारा देखना है मुझे, एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्लोर करना है। तो अगर मेरे पास सुपर पावर हो कि मैं जल्दी थोड़ा ट्रैवल कर सकूँ तो आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड। ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली ऐप इन योर फोन? सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली ऐप जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं? इंस्टाग्राम। ओके, आई थिंक काफ़ी चीज़ें मैंने पूछ ली है, बट स्टिल आई विल आस्क फ्यू मोर। अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है? पेरिस इज इन योर लिस्ट, बट हाँ इंडिया में कहीं जाना हो तो कहाँ जाना होगा आपको? मनाली। वाई? बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ मनाली।
ओके, दिस इज फनी सो मनाली के साथ जाना है। राइट, एग्जैक्टली। सॉरी फॉर द बैड जोक। मज़ा आया यार आपके साथ काफ़ी बात करके, और इन सब के लिए हमारे पास से आपके एक छोटा सा गिफ्ट है। ओह माय गॉड, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। वाओ, इट्स ह्यूज। मनाली में जाके आप इंजॉय करना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो मुस्कान, हमारा एक और रिचुअल है टैगर टॉपर। ओके, इसमें जैसे आपने अपनी मोटिवेशनल जर्नी शेयर की हमारे साथ, हम चाहते हैं कि आपका कोई कलीग, आपका फ्रेंड, जो भी लगता है कि उसकी जर्नी अब लोगों को मोटिवेट कर सकती है, आप उनको बुलाना चाहते हैं, आप इस चेयर पे उनको बिठा के जो अपनी जर्नी शेयर करें, ऐसे कोई हो जिनको आप बुलाना चाहते हैं तो आप उनको टैग कर सकते हैं। then I would like to tag Vineet Sharma. He is one of my colleague and we were in the same batch in Mumbai Metro, and we met in Indore for the training purposes. So I also got motivated by his story. Like he did engineering and everything. Then उसके बाद job की, then बहुत सारे exams उन्होंने crack किए हैं, and he is also working on YouTube. So I would like Vineet Sharma to come here and share his experience and journey with everyone, so that aspirants can get some like motivation how to do it and from where to start. सो विनीत, हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी अप्रोच करेगी, और हम चाहते हैं जैसे आपने मुस्कान को मोटिवेट किया और भी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करें और आप अपनी जर्नी शेयर करें हमारे साथ। सो मुस्कान, जाने से पहले वन मैसेज टू द एस्पिरेंट्स, एक ऐसा मैसेज जो उनको मोटिवेट करे, और सिर्फ एक आपकी तरफ से एक मैसेज हो तो क्या होगा? सिर्फ एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी आप सबको, कि अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आप ये कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी, आप ये कर सकते हो। ये मत सोचना कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। डोंट गो फॉर द रिजल्ट्स, जस्ट गो फॉर द हार्ड वर्क, फॉर द जर्नी, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज द जर्नी। रिजल्ट्स आर ऑलवेज सेकेंडरी, द जर्नी इज़ प्राइमरी। क्योंकि आप जितना भी सीखोगे इस जर्नी में सीखोगे। हो सकता है वो आपको सिलेक्शन ना दे, मे बी लाइक इन द वर्स्ट केस, बट वो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देगा जो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो इवन इफ़ यू फील कि नहीं होगा, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज अगर मुझसे हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है। ग्रेट मैसेज मुस्कान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बताई, आपने जर्नी बताई, आपके उतार चढ़ाव सब बताया। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये थी मुस्कान जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की हमारे साथ और बताया उनकी प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या उतार चढ़ाव आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी जर्नी से आप भी उतने मोटिवेटेड होंगे जितना मैं हुआ हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय।